बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे लेक्चर इज़ आ जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। बेसिकली हमारे पास ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है जो प्रूव करता है पार्टिकल की वेव नेचर को। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम दो एक्सपेरिमेंट करेंगे जो प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या वेव है या पार्टिकल की वेव नेचर को प्रूव करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट किया था जो कि प्रूव करता था कि पार्टिकल की क्या है आपके पास वेव नेचर है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये भी वही प्रूव करता है। ठीक है, कि पार्टिकल की वेव नेचर को प्रूव करता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि क्या इन 1927 जॉर्ज पी थॉमसन वर्किंग काम कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन इन स्कॉटलैंड। एबरडीन स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी में उन्होंने इंडिपेंडेंटली कंफर्म्ड कर दिया था कि डी ब्रोगली इक्वेशन को उन्होंने इंडिपेंडेंटली मतलब कि आज़ादाना तौर पे कंफर्म्ड कर दिया था डी ब्रोगली इक्वेशन को यूजिंग अ समवट डिफरेंट मेथड, एक थोड़े से डिफरेंट मेथड के साथ। ये भी थॉमसन एक्सपेरिमेंट बेसिकली बचे ना एक बेसिक सा यहाँ पे दिया गया इस कोर्स में कि यूनिवर्सिटी तो ये पढ़ाती भी नहीं है कोर्स, यहाँ पे बस आप कह सकते हैं कि ब्रीफली सा एक्सप्लेन किया गया। हम वही एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना को होगा वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और बाकी ये कि काफ़ी इजी सा है। अगर आप बुक से देखें तो थोड़ा सा लगता है डिफ़िकल्ट, लेकिन ये काफ़ी ईजी है। ठीक है, एज इन फिग 9 द ही डायरेक्टेड, इन्होंने क्या यूज़ किया था, एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज़ किया था। किससे डिफरेंट मेथड यूज़ किया था? डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट जैसा ही इनका मेथड जो था आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट था, लेकिन कुछ थोड़ा सा इन्होंने ना अपने मेथड में कुछ चेंजेस कर दी थी। क्या की थी वो हम लोग पढ़ते हैं। एज इन फिग 9a ही डायरेक्टेड अ मोनो एनर्जेटिक बीम ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली इसमें चेंजिंग जो थी या पहली एक चेंज जो है वो आपको नज़र आ रहा है, वो क्या है कि इन्होंने एनर्जेटिक बीम यूज़ की थी। डेविसन जर्मन में हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, एक लो एनर्जेटिक बीम यूज़ की थी, टंगस्टन फिलामेंट यूज़ किया था। मैं डेविसन जर्मन पढ़ रही हूँ, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक टंगस्टन फिलामेंट यूज़ किया था, कुछ 5 या 6 वोल्ट उसको अप्लाई किए थे, जिससे क्या हो गया था हमारा फिलामेंट गर्म हो गया था, उसमें से इलेक्ट्रॉन की एमिशन हुई थी। आगे हम लोगों ने एक सिलेंड्रिकल कॉइल लगाया हुआ था, लगाया हुआ था विद अ हॉल। वहाँ पे क्या हुई थी, वो इलेक्ट्रॉन की एमिशन वहाँ पे गई थी हॉल के ज़रिए से, और वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हुए थे, वहाँ से एक बीम निकली थी और निकल क्रिस्टल के साथ टकरा के डिफ्रैक्ट हो गई थी। यहाँ पे हम लोगों ने हाईली एनर्जेटिक बीम यूज़ किया थ्रू थिन मेटल टारगेट फॉयल। ठीक है, थ्रो किसके साथ, मतलब कि थ्रू थिन मेटल टारगेट फॉयल है। यहाँ पे हमारे पास जो टारगेट होगा वो क्या होगा, थिन होगा मेटल फॉयल। ठीक है, जो टारगेट यहाँ पे बेसिकली यूज़ किया गया था वो सिंगल नहीं था। लास्ट में हम लोगों ने डेविसन जर्मन में क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो टारगेट है वो एक सिंगल क्रिस्टल है। यहाँ पे जो यूज़ किया गया था वो सिंगल नहीं था, बल्कि वो पाउडर्ड फॉर्म में था। ठीक है, ये दो चेंजेस थी, बाकी सारा एक्सपेरिमेंट वही था जैसे सेम डेविसन जर्मन का था, वही सेम इन्होंने भी प्रूव किया था। एक और इन्होंने क्या किया था कि एंड पे एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी थी, जिससे आपको पैटर्न शो हो रहा था कि वो पाउडर्ड फॉर्म में था कि उन्होंने किस तरह का पैटर्न आपको दिया था। तो क्या कह रहे हैं कि द टारगेट वाज स्पेसिफिकली नॉट अ सिंगल क्रिस्टल नहीं था, बट वाज अ मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी रेंडमली ओरिएंटेड क्रिस्टलाइट्स थे, मतलब कि वो रेंडमली थे ओरिएंटेड क्रिस्टलाइट्स थे कि पाउडर्ड फॉर्म में थे ना, वही बात कह रहे हैं। इफ़ अ फोटोग्राफिक फिल्म इज़ अ प्लेस पैरेलल टू द टारगेट एज शाउन इन फिग 9a, अगर फोटोग्राफिक फिल्म को आप प्लेस करेंगे पैरेलल टू द टारगेट। ठीक है, जैसे फिग 9a अब आपको दिखाई देते हैं, 2 दफ़ा आ चुकी है। ये देखें वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास आपको नज़र आ रही है यहाँ पे टारगेट एल्युमिनियम, तो ये आपके पास टारगेट है और ये इंसिडेंट बीम है और ये फोटोग्राफिक फिल्म है। वो कहता है कि अगर आप इसको टारगेट के पैरेलल कर देंगे ना, तो जो आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, सेंटर्ड में कुछ आ रहे हैं और कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ सीधे पेनिट्रेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक डायफ्रैक्शन का पैटर्न शो होगा फोटोग्राफिक फिल्म पे। अगर आप इसको पैरेलल रखेंगे ना, तो आपको ये एक रिंग की फॉर्म में नज़र आएंगे, डायफ्रैक्शन रिंग के तौर पे नज़र आएंगे। तो यहाँ पे ये जो डायफ्रैक्शन का पैटर्न शो होगा आपको फोटोग्राफिक फिल्म में, अगर इसको आप पैरेलल रखेंगे तो ये क्या प्रूव करता है कि डायफ्रैक्शन बेसिकली प्रूव क्या करता है, ये प्रूव करता है कि किसी भी चीज़ की मतलब कि किसी भी पार्टिकल की क्या वेव नेचर है। हम लोगों ने डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस पढ़ा था ना कि वो वेव नेचर को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप इस टारगेट के फोटोग्राफिक फिल्म को पैरेलल रखेंगे तो आपको एक डायफ्रैक्शन का पैटर्न नज़र आएगा
इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेटेड रिंग्स, ठीक है, कंसंट्रेटेड रिंग्स की फॉर्म में आपको नज़र आएगा। तो ये क्या प्रूव आउट करता है कि आपके पास क्या है, पार्टिकल की वेव नेचर है। आपको ये फिग बी नज़र आ रही होगी, यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमको डायफ्रैक्शन नज़र आती है, वहाँ पे कलर नज़र आते हैं, कहीं पे ज़्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं, वैसे ही यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की फॉर्म में थे वो डायफ्रैक्शन में, और ये भी डायफ्रैक्शन का पैटर्न शो कर रहा है, और डायफ्रैक्शन से प्रूव होता है कि इनकी क्या है, वेव नेचर है। और ये आपके पास जो फिग बी है बेसिकली ये है एल्युमिनियम, जब इस पे एक्सरेज फॉर्म होते हैं। जो सी है ना, ये वो है जब आपके पास एल्युमिनियम, तो वही है फोटोग्राफिक फिल्म पे अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाएंगे तो आपको फोटोग्राफी फिल्म पे जो डायफ्रैक्शन मिलेगी वो इस फॉर्म में मिलेगी। ठीक हो गया, समझ आ गई। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे थे कि इलेक्ट्रॉन्स बीम फोटोग्राफिक फिल्म को अगर आप पैरेलल रखेंगे तो आपको डायफ्रैक्शन रिंग नज़र आएंगे। फिग 9b शो करती है पैटर्न फॉर एक्स-रे बीम इंसिडेंट ऑन एन एल्युमिनियम टारगेट। अब मैंने फिग बी आपको दिखा दी थी कि उसमें थोड़े थोड़े मतलब कि कम उसमें से एंड वाले नज़र आ रहे थे, और सी जो थी आपने इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ किया था रिप्लेस करके एक्स-रे बीम में, तो आपको थोड़े से क्लियर नज़र आ रहे थे। ठीक है, अ सिंपल ग्लास एट दीज टू डायफ्रैक्शन पैटर्न्स, अगर आप इन पे एक नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों पैटर्न में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही एक सेम वे से लिए गए हैं, जो ओरिजिनेट करते हैं, बेस करते हैं एक सेम वे से। न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ द पैटर्न कन्फर्म डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इन एवरी डिटेल। इनका न्यूमेरिकल एनालिसिस भी है, वो डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस है उनको भी डिटेल में प्रूव आउट करते हैं। थॉमसन शेयर नोबेल प्राइज़ इन 1937 विद डेविसन फॉर हिज इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। जो थॉमसन थी उन्होंने अपना नोबेल प्राइज़ जो था वो शेयर किया था डेविसन के साथ। ठीक है, क्यों किया था, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था। जॉर्ज बी थॉमसन अब हमारे पास कौन थे, तो जो हम लोग कहते हैं जीपी थॉमसन, वो कौन थे, वो जीपी थॉमसन जो थे वो जे थॉमसन के बेटे थे। जे थॉमसन कौन थे, अब जे थॉमसन वो थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ विन किया था इन 1906 में फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे जो था वो नोबेल प्राइज़ विन किया था, और उन्होंने मेजरमेंट भी की थी उसकी चार्ज टू मास रेशो, तो इस वजह से उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और उनके बेटे थे जीपी थॉमसन। इट हैज़ बीन सेड दैट, ये कहा जाता है कि थॉमसन जो थे वो फादर थे, वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़, जो मतलब कि बाप थे उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर को प्रूव किया था। और जो थॉमसन जीपी थॉमसन थे, जो सन थे थॉमसन के, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को प्रूव किया था। क्या अजीब इत्तेफाक है ना, देखिए दो एक उनके बाबा है, उन्होंने क्या प्रूव किया था कि क्या है कि पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर है, और उन्हीं के सन जो है उनके बेटे हैं वो क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की क्या वेव नेचर है। उन दोनों को क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये पे आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी था और कुछ बेसिक सा था। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।